साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम वर्णमाला पढ़ रहे थे उसके क्रम में हम स्वर पढ़ चुके थे, व्यंजन पढ़ चुके थे। सॉरी, स्वर पढ़ चुके थे, व्यंजन पढ़ रहे थे। तो व्यंजनों में हम दो व्यंजन पढ़ चुके थे, स्पर्श व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में जो पढ़ने वाले हैं वो तीसरा है आपका संघर्षी व्यंजन। तीसरा आप पढ़ने वाले हैं वो है संघर्षी व्यंजन। तीसरा कौन सा है? संघर्षी व्यंजन। तीसरा कौन सा है भाई? आप सभी लोग बताएंगे तीसरा कौन सा है? संघर्षी व्यंजन। तीसरा कौन सा है? संघर्षी व्यंजन। तीसरा आप जो पढ़ने वाले हैं वो है संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन की साथियों हम परिभाषा लिखने वाले हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में 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 मुख के अंग संकुचित संकुचित सं- मुख के अंग संकुचित मुख के अंग क्या होते हैं? संकुचित हो जाते हैं। मुख के अंग संकुचित हो जाते हैं और हो जाते हैं और वायु वायु घर्षण वायु घर्षण करके वायु घर्षण करके या घर्षण करते हुए निकलती है। घर्षण करके निकलती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम स्पर्श सॉरी उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। गलती है। उन्हें उन्हें संघर्षी उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो साथियों इसकी जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से रखनी है, याद रखनी है कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन के 7 प्रकार बताए थे, उसमें 2 प्रकार हम पढ़ चुके थे। एक तो स्पर्श व्यंजन, एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा है आपका संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन की जो परिभाषा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के अंग संकुचित हो जाते हैं और वायु घर्षण करके निकलती है और वायु घर्षण करके निकलती है। वायु क्या करती है? घर्षण करके निकलती है। तो उन्हें हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये जो आपके हैं वो एग्जाम्पल में लिखने वाले हैं। ये आपके हैं श, चीटी वाला, षटकोण वाला श, शपेरा वाला श और हा। ये 4 संघर्षी व्यंजन हैं। कौन से साथियों? 4 संघर्षी व्यंजन है। स, श, ह। तो आपको ये याद रखना है कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? तीनों स और ह। श सिटी वाला, श षटकोण वाला, श सपेरा वाला और ह हल। ये आपके 4 क्या है? संघर्षी व्यंजन है। तो साथियों ये अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। चौथा है जो उसमें अपन ने नंबर पढ़ा था वो है आपका नासिक व्यंजन। नासिक नासिक व्यंजन नासिक व्यंजन नासिक व्यंजन। चौथी जो परिभाषा अपन व्यंजनों में लिखने वाले हैं जिसमें व्यंजनों के प्रकार हैं उसमें नासिक व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वे इसमें लिखेंगे वे ध्वनिया वे ध्वनिया वे ध्वनिया व्यंजन वर्ण जिनके वे ध्वनिया वे ध्वनिया व्यंजन वर्ण वे ध्वनिया व्यंजन वर्ण जिनके व्यंजन वर्ण वे ध्वनि वे ध्वनि व्यंजन वर्ण या वे ध्वनिया व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जिनके उच्चारण में वायु
नाक से निकलती है। वायु वायु नाक से निकलती है। वायु नाक से निकलती है। उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो नासिक व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। जैसे वर्ग मतलब प्रत्येक वर्ग मतलब का, खा, ये वर्ग है। इसमें पांचवा अक्षर क्या आता है? तो ये पांचवा अक्षर आता है अंगः, इंगः, अंगः, इंगः, अंगः, अण, न और म। न और म, ये जो पांच अक्षर है इन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है। पांच वर्ग कौन कौन से हो गए? का, च, त, थ, का, च, त, थ, त, थ, प, क, च, त, त, प। तो ये आपके पांच जो होते हैं, जैसे का, च, त, त, प, ये पांच आपके जो होते हैं इन्हें वर्ग बोलते हैं। इनके प्रत्येक वर्ग में पांच अक्षर होते हैं, इनको मिला के, इसलिए इनका पांचवा जो अक्षर होता है उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम साथियों नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन की परिभाषा आप एक बार फिर से लिखिए या समझिए। वे ध्वनिया व्यंजन वर्ण, वे ध्वनि व्यंजन वर्ण, वे ध्वनिया की जगह इसको हम वे ध्वनि व्यंजन वर्ण, वे ध्वनि व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में, वे ध्वनि व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में वायु नाक से निकलती है उन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? उन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं। आपने इसमें 4 नंबर पढ़ लिए हैं। पांचवा जो है वो आपको मैंने बताया था लुंठित व्यंजन। पांचवा नंबर क्या है? लुंठित व्यंजन। पांचवा जो है वो लुंठित व्यंजन है। आगे हम लुंठित व्यंजन के बारे में, लुंठित व्यंजन का है पांचवा नंबर है लुंठित व्यंजन। पांचवा नंबर है लुंठित व्यंजन। लुंठित, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि लुढ़कने जैसी बात होने वाली है, या इसमें कोई भी जो बात होगी वो ऐसी लग रही, कोई चीज लुढ़क रही है। तो इसमें जो परिभाषा है, इसमें जो परिभाषा है, इसमें जो परिभाषा है, इसमें जो परिभाषा है वो लुंठित व्यंजन की जो परिभाषा है, वो लुंठित व्यंजन की परिभाषा अपन को लिखनी होगी। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ लुढ़कती, लुढ़कती, लुढ़कती सी प्रतीत होती है, लुढ़कती सी प्रतीत, प्रतीत होती है, लुढ़कती सी प्रतीत होती है। तो ये किसने क्या कहते हैं? उन्हें हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। उन्हें लुंठित, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो लुंठित व्यंजन की जो परिभाषा है या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? वो है आपका जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ लुढ़कती, लुढ़कती सी प्रतीत होती है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। सीधी सी परिभाषा याद रखना है कि जहां भी अपन को लगता है कि जीभ नीचे की तरफ गिर रही है, लुढ़क रही है, ऐसा लग रहा है कि जीभ नीचे चली जाएगी या कुछ वो हो जाएगा, तो उसी आधार पर इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन की यह एक परिभाषा है
जिसमें लुंठित व्यंजन कहते हैं। आगे हमको इसका एग्जाम्पल में देखना है कि उदाहरण कौन सा है, किसे लुंठित व्यंजन कहते हैं, अक्षर ये सॉरी वर्ण कौन सा है जिसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो साथियों ये र वर्ण है। वर्ण कौन सा है, र। र आप बोल के देख सकते हैं, र। र र जब भी आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी जीभ लुढ़क सी रही है। तो रा जो है वो लुंठित व्यंजन है। रा क्या है, लुंठित व्यंजन है, जिसमें ऐसा लगता है कि जीभ लुढ़क रही है। उसमें क्या लगता है कि जीभ लुढ़क रही है। ऐसे इसी को इसलिए इसको लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। रा क्या है, रा एक लुंठित व्यंजन है। इसके बाद आपका छठवां नंबर है पार्श्विक। पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन इसकी छठवें परिभाषा व्यंजनों के प्रकार में जो छठवां प्रकार है वो है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है उसकी परिभाषा लिखेंगे अपन। तो पार्श्विक व्यंजन के बारे में लिखना है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, वह आपको परिभाषा लिखनी है। पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा लिखनी है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में 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 जीव जीव क्या होती है, जीव 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 मूर्धा मूर्धा से मूर्धा से मूर्धा मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है, मूर्धा से टिक जाती है। मूर्धा से टिक जाती है, टिक जाती है, मूर्धा से टिक जाती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव मूर्धा से टिक जाती है, जीव मूर्धा से टिक जाती है तथा मूर्धा से टिक जाती है तथा वायु वायु अगल और बगल अगल बगल मतलब दोनों साइड से अगल बगल से निकल जाती है। वायु क्या होती है, वायु अगल बगल से निकल जाती है तथा अगल बगल से वायु निकल जाती है या वायु अगल बगल से निकल जाती है, निकल जाती है। वायु क्या होती है, अगल बगल से निकल जाती है। वायु क्या होती है, अगल बगल से निकल जाती है। तो ये इसे हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पार्श्विक उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन जो होते हैं वो पार्श्विक व्यंजन ला ला पार्श्विक व्यंजन है। जैसे कभी ल ल तो जो जीव है वो अपना जो तालु होता, जो अपना मुर्दा होता है, जो तालु के ऊपर जो मतलब दांत के ऊपर हिस्सा जो होता है उसमें जब जीभ टकरा जाती है आपकी तो ल तो ऊपर जो मुर्दा वाला हिस्सा है उसमें क्या होता है वो टकरा जाती है, इसलिए उसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मूर्धा से टकरा जाती है और वायु अगल बगल से निकल जाती है उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन जो है उसकी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मूर्धा से टिक जाती है तथा वायु अगल बगल से निकल जाती है उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन के उदाहरण है ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। नंबर 7 सातवीं जो परिभाषा है या सातवां जो प्रकार है वो आपको पढ़ना होगा, जो मैंने बताया था वो है उत्क्षिप्त 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 व्यंजन। सातवां प्रकार जो व्यंजनों का है उसमें है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में हमें पढ़ना है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन की जो परिभाषा है, जिस व्यंजन वर्ण के जिस जिस व्यंजन वर्ण के जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिस व्यंजन वर्ण के
उच्चारण में जीभ, इस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जीभ क्या होती है, झटके से उठती है। जीभ झटके, झटके से, झटके से उठती है। क्या होती है, झटके से उठती है। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जीभ झटके से उठती है या गिरती है, उठ जाती भी है और फिर गिर भी जाती है, गिरती भी है, गिरती भी है, गिरती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम उच्चित व्यंजन कहते हैं। तो याद रखना है, परिभाषा एकदम सरल है। जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में जीभ उठे और गिरे उसे क्या कहेंगे, उसे हम उच्चित व्यंजन कहेंगे। जिस जिस वर्ण को बोलने में जीभ मूर्धा से टकरा जाए और वायु अगल बगल से निकल जाए उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और जिसमें जीभ लुढ़क जाती है या लुढ़कती सी प्रतीत होती है उसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसमें जो आपका एग्जाम्पल है या उदाहरण है वो कौन सा वर्ण आएगा आपका, उसको ये जो है वो द और ढ, ड और ढ, ये उच्चित व्यंजन है। द और ढ क्या है, ये आपके उच्चित व्यंजन है। द और ढ क्या है, उच्चित व्यंजन है। तो आपको ये पता हो गया कि व्यंजन 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको कल 2 प्रकार पढ़ाए थे, आज 5 प्रकार पढ़ाए हैं। पहला जो प्रकार था उसमें स्पर्श व्यंजन, दूसरा था स्पर्श संघर्षी व्यंजन, फिर संघर्षी व्यंजन, फिर संघर्षी व्यंजन था, फिर चौथा था आपका नासिक व्यंजन। चौथा क्या था, नासिक व्यंजन था। पांचवा आपका लुंठित व्यंजन हो गया, छठवा आपका पार्श्विक हो गया, सातवां उच्चित व्यंजन हो गया। इस प्रकार से ये व्यंजनों का जो प्रकार था वो आपका लगभग पूरा हो गया है, क्योंकि व्यंजन और स्वर दोनों के प्रकारों को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हमें इसकी एक टेबल होती है जिसमें आपको पूरी परिभाषाएं अगर याद रखनी है तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परिभाषाएं याद नहीं रख सकते, तो ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी समझ में, लेकिन एक ऐसी टेबल है जिसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उस टेबल को हम बनाए और उसमें से आप याद रख सकते हैं कौन सा व्यंजन कौन से उसमें आता है, उससे ये परिभाषाएं भी वही आपको फिट होती हैं। तो एक बार हम उस पूरी टेबल को बनाएंगे और आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर हमको अच्छे से हिंदी पूरी सीख करनी है तो ये टेबल हमारे लिए बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अगर बिना टेबल के हम इसको आसानी से नहीं कर सकते। उसमें सारी चीजें क्लियरिटी से दी हुई हैं। एक बार वो टेबल पूरी लिखनी है और उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, रटना नहीं है। आप नॉर्मली उसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो मुझे पक्का विश्वास कि आप उसको एकदम लर्न कर लेंगे, एकदम याद कर लेंगे, आपके माइंड में वो टेबल छप जाएगी। तो इस टेबल को हम बनाने वाले हैं। आप सबके बीच में अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक शेयर की सहानी है, हमको एक टेबल बनानी है जो मैंने अभी बोला था। इसको हम अपन बोल सकते हैं सारणी, जिसमें सारी चीजें क्लियरिटी से आपको समझ में आ जाएंगी। इस सारणी को बनाने के लिए अपन को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और उस मेहनत से हम आसानी से इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम पूरा, इसके बाद साथियों हम इसकी जो टेबल है वो बनाने वाले हैं आप सबके बीच। तो इस टेबल को बनाने के लिए हमें पहले लिखना होगा, इसमें छोटे से इसमें यहाँ पे क्रमांक लिखना होगा। क्रमांक, छोटा सा ये मार्कर अभी देखते हैं और कर रहा है थोड़ा। यहाँ हमको लिखना होगा क्रमांक, यहाँ लिखना है क्रमांक। फिर आगे जो यहाँ आपको 4 भाग बनाने हैं, तो एक में क्रमांक हो गया, दूसरे में आपका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, दूसरा क्या है, उच्चारण स्थान। पहले में क्रमांक, दूसरे में उच्चारण स्थान, तीसरे में आपको लिखना है वर्णों का नाम। तीसरे में क्या लिखना है, वर्णों का नाम, वर्णों का नाम, वर्णों का नाम। इसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज आपको एकदम समझ में नहीं आ रही है तो उसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। और
चौथा जो है वो उच्चारित वर्ण है। चौथा कौन सा है? उच्चारित वर्ण। उच्चारित वर्ण। उच्चारित वर्ण मतलब कौन कौन से वर्ण आएंगे, उच्चारण स्थान है, वर्णों का नाम है, इन वर्णों को क्या कहते हैं और उच्चारण करने में कौन कौन से वर्ण हैं, जिनके बारे में आपको जानना है। तो पहले क्रमांक पर आपको लिखना है, एक क्रमांक लिखना है यहाँ पे, एक नंबर क्रमांक में एक। दूसरा आपको उच्चारण स्थान लिखना है, पहला जो आएगा वो आएगा कंठ। पहला क्या आएगा? कंठ। और वर्णों का जो नाम है, थोड़ा इधर करके लिख लेंगे, वर्णों का जो नाम है, वर्णों का जो नाम है उसको बोलेंगे कंठ। वर्णों के नाम में बोलेंगे कंठ। वर्णों के नाम में बोलेंगे कंठ। कंठ। वर्णों के नाम में बोलेंगे कंठ। और कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो उच्चारित जो वर्ण होंगे वो कौन कौन से होंगे? इसमें आपका इसमें आपका जो आएगा वो आएगा छोटा, बड़ा, क, ख, ग, घ, य, ह और आहा। आ ये, तो इनको हम बोलते हैं कंठ वर्ण। कंठ वर्ण ये आपके क्या होते हैं? ये आपके कंठ वर्ण होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके कंठ वर्ण होते हैं। इन्हें हम कंठ वर्ण बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंठ। उच्चारण स्थान क्या हो, तो क्रमांक एक है, उच्चारण स्थान का कंठ है। वर्णों का नाम कंठ वर्ण है। तो ये उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं? तो छोटा, बड़ा, क, ख, ग, घ, ङ, हा और हा। तो ये आपके सब क्या हो गए? आपके ये हो गए कंठ वर्ण। अब दूसरा इसमें जो है, वो दूसरा जो है वो है आपका तालु। दूसरा क्या है आपका? तालु। दूसरा क्या है? तालु। दूसरा है तालु। इसको हम बोलते हैं तालव्य। दूसरा कौन सा है? तालव्य। तो उच्चारण स्थान क्या है? तालु। वो वर्णों का जो नाम है, वर्णों का जो नाम है वो है तालव्य। और इसमें आपके आते हैं छोटी ई। इसमें आपके जो आएंगे वो आएंगे छोटी ई, छोटी ई और बड़ी ई। इसमें आपके क्या आएंगे? दो आएंगे, छोटी ई, छोटी ई। चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर देखते हैं, ये चल नहीं रहा है। छोटी ई, बड़ी ई और इसमें चा, छ, जा, झा, या, चा छा जा जा, या। और इसमें दो या और स। या और स। या और जो सा है ये भी तालव्य में आते हैं। इनको आप जब पूरी टेबल बना लेंगे, कंप्लीटेड जब ये आपके टेबल हो जाएगी, तब आपको एक चीज याद रखनी है कि इसको घर पे बैठ के एक रिवीजन करना है आपको अच्छे से, कि इसके ये बोलने में कि ये वहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो और आसानी हो जाएगी। अगर परीक्षा में कभी अपन भूल भी जाते हैं, परीक्षाओं में कभी अपन भूल भी जाते हैं, तो अपन इसको अपन आसानी से याद करके भी इस आंसर को लगा सकते हैं, अगर ये टेबल अपन को अच्छे से याद है तो। अगर ये टेबल अच्छे से याद रहेगी तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आगे है तालु के बाद आपका आता है मूर्धा। तीसरा नंबर क्या है? मूर्धा। मूर्धा में मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य। तो ये तीसरा क्या है? उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है और जो वर्णों का नाम है वो मूर्धन्य है। वर्णों का नाम क्या है? वर्णों का नाम मूर्धन्य है। वर्णों का जो नाम है वो मूर्धन्य है। वर्णों का नाम क्या है? वर्णों का जो नाम है वो मूर्धन्य है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आपका आता है री। इसमें आपका आता है री। इसके बाद जो आपका आएगा टा, ठ, टा, ठ, ड, ढ और ई। इसमें जो आपका आएगा रा और षटकोण वाला सा। रा और षटकोण वाला स। तो ये आपके जो कितने आएंगे इसमें मूर्धन्य में?
तो मूर्धन्य में आपके आएंगे टा ठा डा ढा डा और टा ठा डा ढा डा, और इसमें आपका ये वाले भी आएंगे, इसमें ये वाले भी लिख लेना, जो ये जो अपने उच्चत्त पढ़े थे वो भी इसी में आते हैं। तो मैंने वहां नहीं लिखे, यहाँ लिख दिए। आपको ध्यान रखना है कि ये भी उसी में आते हैं, इसलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये भी उसी में आते हैं, इसलिए इनको हमको याद भी करते चलना है। इसको हम पूरी टेबल को बना रहे हैं। लास्ट में सॉरी, चौथा नंबर जो है आपका मूर्धा के बाद आता है दांत, दंत, दांत। कौन सा आता है? दांत। इसको अपन जो पढ़ते हैं दंत्य, दंत्य, दंत्य। इसको क्या पढ़ते हैं अपन? दंत्य। इसका जो वर्णों का नाम आएगा वो आएगा दंत्य। वर्णों के नाम में क्या आएगा? दंत्य। और इसका जो इसमें जो उच्चारित वर्ण है वो है त, थ, द और ध। त, थ, द, ध। ये चार वर्ण हैं जो आपके दंत में आते हैं। कौन कौन से? चार वर्ण हैं, त, थ, द और ध। त, थ, द, ध। त, थ, द, ध। त, थ, द, ध क्या कहते हैं? चार वर्ण हैं जिन्हें हम दंत कहते हैं, त, थ, द, ध। अब इसके बाद पांचवा है, जो पांचवा जो नंबर है वो है आपका, पांचवा नंबर है वो है ओष्ठ। पांचवा क्या है? ओष्ठ। पांचवा क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ। और इसी में आपका जो वर्णों का नाम है वो है ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य। पांचवा क्या है? ओष्ठ्य। पांचवा क्या है? ओष्ठ्य। अब ये क्या आएंगे आपके? प, फ, ब, फ ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। और इसी में आप चाहे बाद में लिख लीजिए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी इसी में आते हैं। आप बोल के देखें, ऊ, तो ओठ का ही प्रयोग हो रहा है, पा पा बा बा म, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। आप चाहे तो यहाँ भी आगे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहाँ सुविधा हो तो वहां भी लिख सकते, ये भी ओष्ट में आते हैं। तो ओष्ट में पा फा ब, पा फ ब भ म, और आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी आपके किस में आते हैं? ये भी आपके ओष्ट में आते हैं। छठवा जो नंबर है, ओष्ट के बाद जो आपका नंबर है वो है वत्स्य, वत्स्य, वत्स्य। वत्स्य माने होता है आपका मशूरा, 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 मसूड़ा, मसूठा, मसूड़ा, मशूरा। तो वो वस्त्र जो क्या है वो मशूरा है। और इसमें जो आते हैं इसको अपन वस्त्र ही लिखते हैं, हालांकि इसको आप यहाँ चाहे तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, मशूरा, मशू, मशूरा, 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 मंशूरा, मंशूरा होता है मशूरा, मंशूरा। तो और यहाँ इसको अगर यही शब्द आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा इसको फिर से लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें आपके आते हैं न, ल, स और ज, न ल स ज, न ल स ज। ये आपके जो है, इसमें ध्यान रखना कि ये आधे आधे होते, इसलिए इनके ये स्वरों की सहायता से बोले जाते, लेकिन जब यहाँ लिखे जाते हैं तो उसके नीचे ये ध्यान से लगा लेना, वर्ण को छोड़ के, स्वर को छोड़ के, स्वरों के नीचे नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ स्वर है उनको छोड़ देना है, बाकी के सबके नीचे आपको ये जरूर लगाना है, इसके साथ देखे कि ये व्यंजन जो है ये क्या होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको हम आधा भी बोलते हैं। तो आपका छठवा जो नंबर था वो हो गया आपका वत्स। वत्स जो आपका हो गया, वत्स में आपका जो हो गया, आगे जो है वत्स के बाद आपका सातवां नंबर जो है वो है दंत और ओष्ठ। ऐसे वर्ण जो दंत भी है और ओष्ठ भी है, दंत व ओष्ठ, दंत व ओष्ठ, इनको हम बोलते हैं दंतोष्ठ, 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 दंतोष्ठ जो बोलते हैं। ऐसे वर्ण जो दोनों जगह आते हैं, दोनों तरीके से बोले जाते हैं, इसमें जो है फ और हुआ, फ और हुआ,
ये क्या है, दंतोष्ठ है। ये दांत से भी और ओठ दोनों जगह से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। इसके बाद है 8वां नंबर है कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ इसलिए में बोलते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ, कंठ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। कंठो, कंठोष्ठ, ये आपका कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ आपका ठीक गलत बार बार, ये आपका हो गया कंठ। इसमें अब की मान्यता लगा दो कंठोष्ठ। ये क्या है, धातु का कभी कभी गलत बन जाता है। कंठोष्ठ, ये आपका कंठोष्ठ हो गया। तो कंठ और ओष्ठ जो बोले जाते हैं उन्हें हम कंठोष्ठ कहते हैं। इसमें आपके ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ क्या है, कंठोष्ठ है। ओ और औ कंठोष्ठ है। इसमें 9वां नंबर है आपका कंठ और तालु। कंठ और तालु, कंठ और तालु, कंठ और तालु। कंठ और जो तालु है इन्हें बोलते हैं कंठालू। उन्हें क्या बोलते हैं, कंठालू। उन्हें क्या बोलते हैं, कंठालू। तो कंठालू में जो आते हैं आपके वर्ण होते हैं वो होते हैं ए और आई। ए और आई, कंठालू कौन कौन से होते हैं, ए और आई। ये टेबल आपकी पूरी होती है, इसलिए आपको बढ़िया से अच्छे से इसको याद कर लेना है। ये टेबल आपके पूरी व्यंजन को याद रखने के लिए, वर्णों को याद रखने के लिए बहुत अच्छी है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और इसे याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे बार बार पढ़ना होगा। आप इसे अगर याद रखना चाहते हैं तो इसको बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने पर आपको ये एक बार याद हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इसको पूरा याद कर सकते हैं। तो साथियों, ये टेबल मैंने आपके लिए बनाई है, इसको अच्छे से पढ़ना। अगर ये टेबल आपको समझ में आ गई और आपने इसको पढ़ लिया तो निश्चित ही आप इसको पूरा कंप्लीटेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपको इसको कंप्लीट करने के लिए ये सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये टेबल याद करनी होगी। तो साथियों, आगे जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये आपका पूरा हो गया है। आगे हम इसमें स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का जो है वो वर्गीकरण करेंगे। अब वर्णों का वर्गीकरण किया जाएगा। अभी तक तो आपको जो वर्गीकरण पढ़ाया जा रहा था वो स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाया जा रहा था। किसका, स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण आपको पढ़ाया जा रहा था। अभी तक मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा दिया, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा दिया। अब वर्णों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। तो आपको वर्णों का वर्गीकरण पढ़ने के लिए इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहना है, जिससे सारे लोग जुड़ जाएं। और मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्णों का वर्गीकरण। पढ़ने वाले हैं वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण हम अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्णों का वर्गीकरण। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं और उसमें भी जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है आपका स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वतंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो है हम कितने प्रकार से करते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। किया गया है, दो प्रकार से किया गया है। स्वतंत्रियों के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है। एक आपका है घोष और दूसरा है अघोष। पहला कौन सा है, घोष। पहला कौन सा है, घोष वर्ण
और दूसरा है आपका अघोष वर्ण। घोष वर्ण और अघोष वर्ण, इसको घोष को कभी कभी आप लिखा देखेंगे तो सघोष भी कहते हैं। घोष को क्या है, सघोष भी कहते हैं। अगर घोष की जगह सघोष भी लिख कर आ जाए तो घबराना नहीं है, आपको ये चीज याद रखनी है कि घोष को सघोष भी कहते हैं। उनको ये चीजें बेफिक्र याद रखनी है कि घोष और सघोष एक ही चीज है और अघोष अलग है। तो इसलिए घोष और अघोष दो प्रकार के वर्ण होते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर। आज हम इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे। इसको पूरा करने के बाद नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, इसको पूरा करेंगे इसके बाद। तो अब आपको पहले घोष की परिभाषा लिखनी है। घोष, घोष वर्ण, घोष वर्ण, घोष वर्ण की परिभाषा आपको सबसे पहले घोष वर्ण की परिभाषा आपको लिखनी है। इसकी परिभाषा लिखनी है आपको, घोष वर्ण की परिभाषा लिखनी है। तो घोष वर्ण की परिभाषा है, घोष वर्ण की परिभाषा है वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में क्या है, कंपन उत्पन्न हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है, घोष वर्ण कहते हैं। मन उत्पन्न हो जाता है, घोष वर्ण कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। इसी को सघोष भी कहते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया है, परिभाषा में लिखने को जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि इसी को सघोष भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। उदाहरण में कौन कौन से वर्ण या कौन कौन सी वर्ण जो है घोष है या सघोष है। तो स्पर्श, स्पर्श व्यंजन जो मैंने अभी पढ़ाए थे आपको, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग, वर्ग मैंने बताया था क च ट प करके जो वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग का, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा तथा, तीसरा, चौथा, पांचवा तथा अंतस्थ व्यंजन, तथा अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है, या अलावा। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, या, र, ला और वा। ये हमने भी पीछे पढ़े थे व्यंजनों के बारे में, जब पढ़ा था तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में भी पढ़ा था, आपको पढ़ाया था अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो या, र, ला, वा। और साथ में यहाँ पर तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ा था। ऊष्म व्यंजन हा, इसमें खाली ऊष्म व्यंजन हा, लेकिन चार होते हैं, शा, शा, हा, शा, शा, हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो घोष में आएगा वो ऊष्म व्यंजन हा, और ऊष्म व्यंजन हा तथा सभी, तथा सभी स्वर, तथा सभी स्वर, ये मान लेते हैं, यहां तक लिख देते हैं कि तथा सभी स्वर जो है वो क्या है, आपके घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं, ये आपके जैसे में है। तो घोष की परिभाषा है वो है वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न हो जाता है, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण में उदाहरण में जो आते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा और तथा अंतस्थ व्यंजन या अलावा तथा ऊष्म व्यंजन हा, और इसके साथ साथ तथा सभी, या ऐसे इसको लिख देंगे
और ऊष्म व्यंजन हा तथा सभी स्वर। ठीक है, और यहाँ इसको लिखेंगे तीसरा चौथा, प्रत्येक स्वर व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और यहाँ लगा देंगे इसको कोमा। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा और सूक्ष्म व्यंजन हा तथा सभी स्वर। इसको आसानी से आप ऐसे लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। लास्ट जो मैं आपको इसमें अभी पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद हम क्लास को यही खत्म करेंगे। तो ये जो है उसका है आपका जो पढ़ने वाले हैं, वो लास्ट जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो है आपका अघोष। अघोष के बारे में पढ़ेंगे। तो अघोष के बारे में अपन को पढ़ना है। आज आगे किसके बारे में पढ़ना है? आगे अपन को जो पढ़ना है वो अघोष के बारे में पढ़ना है। अघोष के बारे में पढ़ना है। अघोष क्या है? तो अपन अघोष के बारे में, अघोष की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। अघोष, अघोष दूसरा नंबर क्या है? अघोष, जिसका कोई घोषणा ना हो, वो आपका क्या हो गया? अघोष। जिसकी घोषणा है पहले से, वो क्या है? घोष। तो अघोष के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, अघोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अघोष के बारे में। तो अघोष की परिभाषा लिखनी है, वे वर्ण, वे वर्ण जिनके, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका, स्वर तंत्रिका, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका कंपन करती है। स्वर तंत्रिका क्या करती है? कंपन करती है। स्वर तंत्रिका क्या करती है? कंपन करती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका कंपन करती है, तो वो क्या होते हैं? उन्हें अघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल में बताएंगे, उदाहरण बताएंगे कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो